तो आज हम ये दायरों से परे जो सीरीज है इसमें सोच रहे थे कि एक इस पर चर्चा हो कि हम लोग जो आधुनिकता में फंसे हुए हैं, जो शहरों में पले बड़े हैं, और हमारे इन चार लोग जो बैठे हैं इसमें से तीन लोग आईआईटी में पढ़े हैं, चौथा आदमी आदमी आईआईटी में उसके पेरेंट्स पढ़ाते थे और वो उसने पीएचडी किया ट्रिपल आईटी से। तो हम ये आधुनिकता जहाँ तक लेके जा सकती है हमको वहां तक पहुंच चुके हैं। फिर वहां पर उधर खड़े होके हम लोग भारतीयता की बात कर रहे हैं, या मतलब इसमें ट्रेडिशन की बात हो रही है। तो हमारे टेलीग्राम पे एक सवाल आया था कि हम कैसे कैसे देखें इस चीज़ को, भारतीयता के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, और मतलब ये अगर हम ऊपर ऊपर से नहीं देख रहे तो हम इसको किस तरीके से देखें। तो इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए आज। पवन, आप बताओ, आप बैठे हो यूएस में और आप कह रहे थे कि आप फंसे नहीं हो इसमें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो है कि फंसना और उसके बीच में होना एक अलग चीज है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि भाई जो है लंका में विभीषण एक पात्र है जो कि लंका में एकदम बीच में रहता है उन सबके साथ, पर फिर भी वो धर्म का प्रतीक है, उसको धर्म का ज्ञान है। तो लंका में रहते हुए भी वो उन सब चीजों से अछूता है। इसी तरह से भाई जो है हस्तिनापुर में विदुर थे जिनको धर्म का नीति का बहुत ज्ञान था। अब वो पूरे समय जो है धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन इनके बीच में ही रहते थे, तो उनको वो छुआ भी नहीं वो चीज। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं पे रहना और किस माहौल में रहना, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका पहले का संस्कार वैसा है तो। हर्ष, आप बताइए। हाँ, देखिए, अगर कोई ये कहता है कि आप आधुनिकता में फंसे हुए हैं, तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। मतलब मैं इस सेंस में तो नहीं फंसा हूँ कि मैं आधुनिकता में होप देखता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। मैं आधुनिकता से ऑ में हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें आधुनिकता की बहुत परछाई है ना? और ये बात भी ठीक है कि जितना सहज रूप से मैं अपने आधुनिक मित्रों से बात कर सकता हूँ, भारत के एक आम आदमी से बात करने में मुझे थोड़ा-सा एफर्ट, थोड़ा-सा सोच समझ के करना पड़ता है। तो उस सेंस में मैं कंपैरेटिवली थोड़ा-सा असहज हूँ, एक आम आदमी से बात करने से एज़ कम्पेयर टू अपने आधुनिक मित्रों से बात करने में, वो बात ठीक है। बस यही है कि मुझे लगता है कि मैं आधुनिकता से के औ में नहीं हूँ। सो इन दैट सेंस मुझे नहीं लगता कि मैं फँसा हुआ हूँ। और दूसरा ये है कि भारत के प्रति अ, विश्वास भी है और थोड़ा क्या कहें, एक आस्था भी है जो कि थोड़ी इर्रेशनल है ना, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आस्था है। तो उस सेंस में मैं भारतीयता के प्रति अट्रैक्टिव भी हूँ। तो आपने जो शुरू में जो मेरा वो लिया था मेटाफर, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भई मेरी एक टाँग आधुनिकता में है और एक टाँग मेरी भारतीयता में है। और इस द्वंद से मैं अभी डील कर रहा हूँ। इससे भाग नहीं रहा हूँ इस द्वंद से, इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मेरी दोनों टाँगें आधुनिकता में है। बहुत बढ़िया। पवन जी, आप थोड़ा नहीं, इसको जरा वो जो, जोड़िए इन सब चीजों को। हाँ, जो ये अपना टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो उसको जो परेशानी लोगों को है कि भाई आज के दिन वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ पाते हैं और इसमें वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम सहज होकर अपने मूल्यों के आधार पे जी सके। ऐसा कुछ उसमें आभास होता है। इस बार भी जिन्होंने लिखा, विकास ने कुछ लिखा था, और मुझे लगता है 2-3 दिन पहले एक किसी और भी व्यक्ति ने इस पर कहा था कि इस पर बात होनी चाहिए। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा राजीव है। राजीव एक है, राजीव था ना, शायद राजीव। हाँ, राजीव खन्ना, यस। हाँ हाँ हाँ। और अभी जो पवन ने जो बात की, तो पवन बहुत व्यक्तिगत बात
अपनी कर रहे थे। और जब वो विभीषण का अच्छे एग्जाम्पल दिए, विभीषण का एग्जाम्पल दिया और दूसरा विदुर का एग्जाम्पल दिया, दो अलग अलग युग, त्रेता युग और द्वापर युग से एग्जाम्पल दिए उसने, अच्छे एग्जाम्पल दिए, लेकिन वो भी एक्सेप्शनल लोग हैं। विदुर एक्सेप्शनल है और विभीषण भी एक्सेप्शनल है। और वो एक विभीषण पूरी लंका में उसका एग्जाम्पल मिलता है ना। और अगर हम पूरी महाभारत को भी लें तो विदुर एक ही है ना, बहुत सारे विदुर नहीं है। तो और पवन भी शायद एक ही होंगे, मतलब एक नहीं होंगे तो बहुत थोड़े से पवन होंगे जो इतने डंके की चोट पे इस तरह की बात करते। और बात तो और लोग भी कर लेंगे, कई लोग कर लेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि पवन अपने ठाठ से रहता है और शुरू से उसका एक उसको जहां मैं जानता हूं तो ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड मैं बड़ाई के और बुराई के सेंस में नहीं बोल रहा हूं, परंतु जो उसने संस्कार की बात की वो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एक तरह के संस्कार मिलते हैं तो उससे कई लोगों को एक ताकत मिलती है और वो विरोधी परिस्थिति में भी उनका जो आत्मविश्वास है वो इतना मजबूत होता है कि वो पूरा माहौल अगर विरोध का भी रहे, विरोध यानी उनकी 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 जो मान्यताएं हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, उसके प्रतिकूल अगर वातावरण है तो भी वो उनका आत्मविश्वास का खूंटा और उनका, उसको आस्था कहें, आत्मविश्वास कहें, जो भी है, वो संस्कारों की वजह से इतना मजबूती देता है उनको कि वो उसको संभाल, मतलब झेल जाते हैं उसको। परंतु हम लोग इंडिविजुअल्स की बात यहाँ पे शायद नहीं कर रहे हैं, हम एक सामान्य बात कर रहे हैं। अब मैं हर्ष की बात से भी इसको थोड़ा सा जोड़ता हूं और उसमें मैं अपने को उसके साथ पाता हूं कि ये हमको रियलाइजेशन होना चाहिए, इवन पवन जैसे आदमी को, इवन विभीषण जैसे आदमी को, कि हम जो जिस माहौल में हम जीते हैं, पाते हैं, जो हमारे प्रतिकूल है, उसमें बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती है। उसमें मांसाहार और शराब की बात नहीं कर रहा हूं, वो व्यक्तिगत आचरण की बातें हैं, लेकिन जो सामूहिक आचरण होता है, फॉर इंस्टेंस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर इंस्टेंस जिस सिस्टम में आप रहते हैं, फिर सिस्टम में मांसाहार और अल्कोहल नहीं आएगा। आई मीन उसी सिस्टम में इतनी, अभी तक तो इतना है कि आप मांसाहारी भी हो सकते हैं, आप शाकाहारी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शराब भी पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या पढ़ाई पढ़ेंगे, आप कौन से स्कूल में जाएंगे, आप कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आपको अगर नौकरी करनी है तो आप किस तरह की नौकरी कर सकते हैं, कौन सी किस क्या उपलब्ध है, या आप अगर व्यापार करेंगे या आप इंडस्ट्री चलाएंगे तो आपको किस नियम कानून के अंतर्गत किस प्रकार का काम आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ सिस्टम डिसाइड करता है, आप नहीं डिसाइड करते। हाँ, फॉर इंस्टेंस हम लोग अब सिद्ध में, आपको पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम लोग 4-5-6 लाख रुपए का घरेलू उत्पादन करते हैं ना, वो उसका शीतोपलादी बनाते हैं, चाची का नमक बनाते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब बनाते हैं, एप्रिकॉट ऑयल बनाते हैं, ये टोटल 5-6 लाख रुपए का साल का उत्पादन हम लोग बनाते हैं। अब वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया है, हम लोग उसमें मतलब खुश हैं और जो लोग उसको लेते हैं वो लोग भी उससे खुश होते हैं। हमारे पास हर साल कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं साहब आप इसका प्रोडक्शन जो है वो 5 गुना करिए, 10 गुना करिए, इतना बढ़िया है, आपका तो 50 लाख का 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ आप कर लीजिए, मैं तो इसमें कुछ पैसे कमा नहीं रहा हूं, आप इसको ले जाइए, जो करना है करिए इसका। तो वो फिर थोड़ा सा कई लोग तो उधर ही से कन्नी काट लेते हैं, कुछ लोग उससे आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि साहब इसमें ना आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग का जैसे ही शब्द में मतलब करो, हम मेरे से नहीं होगा, आप करिए, मैं आपको रास्ते में बाधा नहीं बनूंगा, आप करिए। तो फिर सेकेंड स्टेज पे आता है कि आप इसकी पैकिंग करिए, इसकी पैकिंग अट्रैक्टिव होगी। मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। अट्रैक्टिव पैकिंग का मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये अब ये मार्केट की, ये आधुनिकता की बाध्यता है, पैकिंग।
पैकिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैकिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 5 रुपए का सामान मान लीजिए, उसमें 2.5 रुपए की पैकिंग, 7.5 रुपए, और आप उसको 15 रुपए में बेचिए। ये आज की मार्केटिंग है, ये आज का सिस्टम है। ऐसा अगर आप करेंगे तो अभी आप जो 5 लाख रुपए का सामान बेच रहे हैं, ये आपका 25 लाख 50 लाख हो सकता है। अगर आपको 25 लाख 50 लाख करना है तो फिर आप उसमें 40% 50% आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट पैकिंग में लगाइए, और फिर उसमें मार्केटिंग का कॉस्ट जोड़िए, एडवर्टाइजिंग का वगैरह वगैरह वगैरह। उसके लिए एक बढ़िया आदमी रखिए जो आपका सोशल मार्केटिंग करेगा वगैरह वगैरह, वो सब करेगा। यानी नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस, जो उस चीज में जो वस्तु जा रही है जिसका कॉस्ट 5 रुपए है, वो तो ठीक है। तो हम फिर से किसान को उसमें 4 रुपए की चीज ले रहे हैं तो उसको स्क्वीज करेंगे कि भाई 3 रुपए 75 पैसे में ही तो। लेकिन ये जो आदमी 1 लाख रुपए की मार्केटिंग हमारा करेगा वो तो 1 लाख रुपए लेगा, और वो जो जिस तरह का तामझाम करके हम पैकिंग करेंगे वो उसमें कॉस्ट जाएगा। और फिर हम जितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उतना ही हम ये सब चीजों में खर्च करें, और फिर हम 4 गुना उसमें पैसे वसूल करें दुनिया से। ये आज का सिस्टम की बाध्यता है, ये बाध्यता है। इसका कोई विकल्प कोई मुझे बताए तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है ये हो सकता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। नाउ दिस इज द प्रेजेंट सिस्टम। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, इसमें आप रावण हो तो भी आपको यही करना है, आप विभीषण हो तो भी यही करना है। रावण इसमें यही करेगा, विभीषण होगा तो वो भी ये करेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट की जो शुद्धता है वो बरकरार रहे। रावण उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो मार्केटिंग का तामझाम है वो रावण को भी वही करना है और विभीषण को भी वही करना है। ये आधुनिकता की बाध्यता है जिसमें हम और हर्ष और पवन और अरुण सब फंसे हुए हैं। हम मार्केटिंग ना करें तो भी हम फंसे हुए हैं। हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यही है ना कि भाई ABC स्कूल में नहीं भेज के हम घर में स्कूलिंग कराएं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब वो कर लेता है उसके बाद क्या? मतलब वो जब 17-18 साल का होगा फिर उसको झक मार के उसी सिस्टम में उसको जाना पड़ता है। इसका मतलब मैं होम स्कूलिंग की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये सिस्टम की जो बाध्यताएं हैं इसको हमको देखना चाहिए, इवन इफ इट इज पेनफुल। क्यों पेनफुल इसलिए है कि वी समटाइम्स फील कि व्हाट इज द वे आउट, एंड वी फील देयर इज नो वे आउट। दैट इज द पेन, एंड दैट मोस्टली that pain is so much so that people don't want to think about it. They don't want to think about it because they want to think positive. They feel if we think about it, we'll get depressed. We'll become losers. ऐसा बांध दिया है, एक तरफ तो सिस्टम ने बांध दिया है, दूसरी तरफ आपके विचारों की भी इस तरह से बांध दिया गया है कि ऐसे ऐसे शब्दों का कॉइन किया कर दिया, जैसे डिप्रेशन हैज बिकम सच ए बिग थिंग। अब इससे डिप्रेशन को जोड़ देंगे, इससे लूजर्स को जोड़ देंगे, ये सब माइंड का मेकअप इस तरह का हो गया। इसलिए ये पेनफुल हो जाता है एक सामान्य आदमी के लिए इस रास्ते पे चलना। तो वो फिर या तो ज्यादा सोचता वोचता नहीं है, सोचना बंद कर देता है, या वो क्या करता है कि भाई ठीक है यही है तो विली नीली इसी को फॉलो करो, ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ये प्रश्न अपने टेलीग्राम चैनल पे कर रहे हैं उनको मैंने यही मेरा है कि भाई अगर आप लक्षण हो, जो आपको तकलीफ हो रही है, वो क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ ये हो रही है कि हमको दौड़ना पड़ रहा है रैट रेस में, हमसे दौड़ा नहीं जा रहा है, हम थक जा रहे हैं, है ना? एक तो ये तकलीफ हो रही है। दूसरी हो रही है कि हमको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, तो हम फिर नॉस्टैल्जिक होकर हम पुरानी बात करते हैं, देखो आहा क्या जीवन था पुराना वाला और अब तो बहुत मुश्किल। तो मैं ये कहता हूं भैया अगर लक्षणों से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप फिर ये जो सब लोग कर रहे हैं आज की दुनिया में, लुटियंस की दिल्ली में जो हो रहा है वो एक रास्ता है। आप अंग्रेजियत को अपनाइए, आप मार्केटिंग का रास्ता चुनिए और आप ये सब करिए, और उसमें आप सफलता एहसास आपको ये होने लगे कि हाँ मैं इसमें सफल हूं, तो आप लक्षण को ट्रीट कर। द मोमेंट यू फील आई एम सक्सेसफुल, आपका ये पेन खत्म हो जाएगा।
जो आज आपको परेशानी हो रही है। ये एक रास्ता ये है, जो कोई रास्ता नहीं है, पर ये एक तरह का भुलावा है, ये आप ले सकते हैं, बहुत लोगों ने लिया है, यही 99% लोग ले रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसके जड़ों में जाकर के इसकी पहचान करें कि ये हो क्या रहा है। माने उसमें फिर आपको सिस्टम की पहचान करनी है। नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टम, हाउ इनविजिबल, उसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये सिस्टम है, वो एकदम इनविजिबल एक एनवेलप है जिसके अंदर आप रह रहे हैं। तो एक तो इसको समझना, इसकी सीमाओं को समझना, इसकी बाध्यताओं को समझना, विदाउट गेटिंग डिप्रेस्ड, दैट इज अ चैलेंज फॉर यू, कि आप उसको समझिए एज अ क्लिनिकली, जैसे आप कोई रोग को समझते हैं, एज आप डॉक्टर हैं, आप रोग को देख रहे हैं, रोग को देखने से आप डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट एक कोई चीज को देखता है, बहुत जिसको ऑब्जेक्टिवली देखने की मैं बात कर रहा हूं, उस तरह आप इस सिस्टम को समझिए, इसकी बाध्यताओं, इसकी सीमाओं को समझिए, और without, again I am emphasize, without getting depressed, because in this without getting depressed, जब ये आपकी ये साधना होगी कि आप एक तरफ उसको समझ रहे हैं, दूसरी तरफ उसका जो असर आप पे नॉर्मली होता है, आप उससे अपने को निर्लिप्त करके एक निर्लिप्तता का भाव ला करके उसको देख रहे हैं, ये आपकी साधना होगी। जब ऐसा आपके साथ होगा तो आप जो है इस लायक हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, पर लायक हो सकते हैं कि आपको कुछ स्टेपिंग आउट, जिसको हम लोग कहते हैं, उसके आप लायक बनते हैं। यू आर एबल टू डू दैट सॉर्ट ऑफ अ डांस विच इज अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ अ डांस, जिसमें इसमें रहते हुए भी आप अपने को बचा लें, बहुत हद तक, पूरा नहीं बचा पाएंगे। और जहां नहीं बचा पाए, जिसकी ओर अभी हर्ष ने इशारा किया, फॉर इंस्टेंस टेक्नोलॉजी चारों तरफ से घेर रखी है ना अपने को, और टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ मॉडर्निटी, बिकॉज इन सतयुग देयर इज नो टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू डोंट नीड टेक्नोलॉजी, you need technology when to cope with the complications of life. The life has become complex and therefore you need technology. Technology is, we think that technology is simplifying life, but that is what it is, that is the impression it is giving. But in the first place, the need for technology arises because the life has become very complicated. To cope with that complication, we invent technology. We get caught up in technology. So there are two ways of looking at it. This technology or any system. तो तब आपको ये समझ में आता है कि ये हमारी बाध्यता है, और फिर आप इसके लायक हो सकते हैं कि आप इसमें वो उस तरह का एक नृत्य ही बोलूंगा कि आपको करना पड़ेगा अपने जीवन में, जिसमें आप मिनिमाइज कर सकें इसके इम्पैक्ट को अपने जीवन पे। लोगों में, अपने आप में एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इन द सेंस, नॉट लीडर इन द सेंस नॉर्मली जैसे समझा जाता है। लीडर इज वन हु is not affected, इस सेंस में मैं लीडरशिप, who is not affected by what others say, by the pressure which is exerted by the environment on your behavior, which is compelling you to behave in a certain way, उससे आप उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं या उससे मुक्त हो जाते हैं, और आप अपनी राह चलते हैं उस दबाव को नजरअंदाज करते हुए, फुल्ली अवेयर है, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, और आप अपना जीवन जी सके। ये चीज आपको अपने अंदर आ जाती है या लानी पड़ेगी, जैसे भी आप उसको समझना चाहें। तो ये इससे ये तरीका है, ये लंबा तरीका है, ये थोड़ा पेनफुल तरीका है, ये थोड़ा कष्टदायक प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। I mean, people want in do, there is no, that's what I'm making a distinction between doing and understanding. Doing कि आप हमको एक फॉर्मूला बता दीजिए कि हम कैसे इससे मुक्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझेंगे, फिर आपको वो नृत्य करना पड़ेगा, आपको उस तरह से चलना पड़ेगा, उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है।
वो आपको हर क्षण एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कैसे आपको जीना है। और ये सारे प्रेशर्स आपके ऊपर आएंगे, आपके रिलेशंस के आएंगे, आपके हस्बैंड के आएंगे, आपकी वाइफ के आएंगे, आपके बच्चों के आएंगे, आपके माता पिता के आएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज ऑफ लाइफ यू आर इन। आप यंग हैं तो माता पिता के भी प्रेशर आ सकते हैं, आप थोड़े वयस्क हो गए तो फिर आपके बच्चों के भी प्रेशर आ सकते हैं, आपके दोस्तों के, मित्रों के, जिस माहौल में आप रहते हैं सबके प्रेशर आएंगे, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, कुछ को आप सिर्फ फील करेंगे, और उसके बीच में आपको ये नृत्य करते हुए निकल जाना है। और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ, ये मेरे को लगता है। पवन कुछ बोलोगे आप इस पे? नहीं आप बोलिए। नहीं मैं तो बोलूंगा, और आप कुछ कहना है? हर्ष आपको, आप सुन रहे थे पवन जी को? हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मुझे लगता है जो पहला स्टेप, जो एटलीस्ट मेरे लिए जो मुझे लगता है पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये कि ये जो हिपोक्रेसी का जो चार्ज है, इससे मैं मतलब आई एम डन विद इट। यस, तो अगर मुझे कोई कहता है कि भाई तुम हिपोक्रेट हो, कि देखो तुम बात भारत की करते हो, रहते अमेरिका में हो, तो अब मुझे उससे कोई बहुत ऐसा कोई फर्क, दुख नहीं होता है। और ना ही मैं किसी और पे हिपोक्रेसी का चार्ज लगाता हूँ कि भाई तुम ऐसे हिपोक्रेट। मुझे लगता है हिपोक्रेसी के चार्ज से हमको मुक्त हो जाना चाहिए मेंटली, एज अ फर्स्ट स्टेप। क्योंकि हम जैसे जो अच्छे लोग हैं वो कई बार इस हिपोक्रेसी में फंसकर बहुत अपने आप को संकुचित कर लेते हैं कि भाई क्योंकि मेरा जीवन तो ऐसा है तो इसलिए मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा, वरना मैं हिपोक्रेट हो जाऊंगा। तो एक तो मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी से थोड़ा मुक्त हो जाना चाहिए हमको, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये भी सोच रहा था अभी पवन जी की बात सुनते सुनते कि आधुनिकता का अगर जो पर्कुलेशन है वो भी बहुत डीप है ना। मैंने अच्छे से अच्छे दोस्त देखे हैं अपने, जिनका जीवन बहुत सादगी भरा है, बहुत डिसिप्लिन जीवन है, लेकिन फिर भी विचारों में आधुनिकता, उनके डिसीजन मेकिंग में आधुनिकता मुझे दिखती है। थोड़ा इसकी भी हमको एक वो होनी चाहिए कि भाई इतना आसान नहीं है आधुनिकता से, है ना। क्योंकि जो भी कारण है, हमारी एजुकेशन वैसी रही, या हमारे यार दोस्त वैसे रहे, या हमने उस तरह का लिटरेचर पढ़ा, या उस तरह की फिल्में देखी, वो बहुत डीपली पर्कुलेटेड है आधुनिकता की। अच्छे से अच्छे, मतलब मेरे में भी है ही, ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं है। तो ये दो चीजें मुझे लगती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अरुण, आपको थोड़ा अपना पॉइंट रखना चाहिए। नहीं मेरा पॉइंट मतलब आपने ये जो हिपोक्रेसी वाली बात की ना, तो यही मुझे लग रहा है पवन जी यही कह रहे थे कि थोड़ा अपने आप को ये टफ बनाना पड़ता है हमको ना, कि मतलब सब खुश नहीं होंगे आपसे। जैसे हमने हमने तय किया कि वैक्सीन नहीं लेंगे ना, तो मतलब बिल्कुल यार दोस्त और रिश्तेदार रिश्तेदार बिल्कुल बहुत खफा हो गए थे। मतलब थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा पागल से हो गए, मतलब इतना गुस्सा हमारे ऊपर ना। तो हमने सोचा यार ये तो हम कल तक तो ठीक थे, लोग एकदम से बदल गए। तो मैं कह रहा हूँ कि अड़े रहने वाली बात है ना, ये हिपोक्रेसी वाली बात वहीं से आ रही है कि हमने कुछ तय किया है और हमको ये, हम मनमानी नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि सही बात कर रहे हैं, और हमको लगता है कि दूसरों के लिए भी सही होगा। लेकिन वो दूसरा तो इतना पागल हो गया कि वो हम पे मतलब चिल्ला रहा है हम पे, तो हम कुछ कह नहीं सकते उसको। लेकिन अगर हमारा बस चलता तो हम उसको मदद करते। लेकिन आज के डेट पे तो अपने आप को बचाने वाले मोड में ही रहेंगे, लेकिन अगर ये क्लियर है कि मुझे क्या करना है अपने लिए, उसमें अड़े रहना अच्छी बात है। यही एक एक तरह का मतलब इसके लिए शक्ति बनानी है हमको। वो कैसे आती है मुझे ठीक से मतलब क्लियर नहीं। मुझे लगता है एक तो ये जो पवन जी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, जो चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, कि उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि आपका जो पूरा पूरा जो आपका शुरू से लेके जो चल रहा है आपके साथ, पूरा जो एजुकेशनल जर्नी रहता है हमारा, सारा का सारा तो इस दिशा में है कि आप मत सोचिए ना। आपको विवेक आपका उसको उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कहेंगे आप वो करते रहो, बस क्लास में बैठे रहो, ये किताब पढ़ते रहो, मतलब सब कुछ बताया जाएगा वही करो। आप अपने लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अपने लिए सोचना, इस माहौल से निकल के आना बहुत मुश्किल है। तो वो एक बहुत मुझे लगता है बड़ी बात है। वो वही अंडरस्टैंडिंग वाली बात जो पवन जी कर रहे हैं, वो विवेक की बात ही है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन की बात है। या इसमें जो न्याय बोलते हैं जो बुद्धिस्ट वाले,
लॉजिक की बात जो है, तो ये न्याय को डेवलप होने का मौका ही नहीं मिलता हमारे किसी के भी जीवन में, उसको सिस्टमैटिकली रोका गया है। तो जो अगर आप सिस्टम के अंदर हो तो ये आप ये न्याय की तरफ मुड़ के देख ही नहीं रहे हैं, मतलब आपको मौका नहीं मिल रहा कभी। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी, दिस कैपेसिटी फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ना। वो रिम्पोचे जी कह रहे थे कि वो अक्षर ज्ञान के बाद न्याय सिखाते हैं वो लोग उनके ट्रेडिशनल उसमें, और हमारे यहाँ पे न्याय की बात ही नहीं होती पूरे, मतलब आप पीएचडी तक पहुंच के आपको किसी ने बताया नहीं कि ये मतलब लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में बात होती होगी, लेकिन ये न्याय वाली बात तो कोई होती नहीं है कि मतलब आपको खुद सोचना सिखाना वो तो कोई करता नहीं है ना। तो अगर आप खुद सोचोगे नहीं अपने लिए और फिर उसके बाद आप पढ़ोगे ना किस चीज पे कि मतलब कि नहीं मैंने सोच लिया, मैं नहीं करूंगा आगे, लेकिन आप ये सोचने वाले लेवल तक ही नहीं पहुंचते हो, तो ये आधुनिकता आपको रोक देती है इसमें। उसका पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है कि आप मत सोचो, बस आप मतलब ठीक है, बस हम कह रहे हैं आप करते जाओ बस। हाँ, देखिए, न्याय वाला जो आपने बात कहा ना, वो बहुत अच्छी बात है। और न्याय का जो ट्रेनिंग है ना, वो परिवार में मिलता है। ये हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए आपके पिताजी फल लाए और आप 3-4 भाई बहन हो, ठीक है, तो भाई बोला कि वे सब लोग बांट के फल खा लो। ये जो है न्याय का ट्रेनिंग है इस तरह से। तो और भी देख सकते हैं, मुझे लगता है कि स्कूल में तो क्या ही होगा न्याय का, लेकिन परिवारों में पहले ऐसा मोटा मोटा इसका होता था ये चीज। दूसरी चीज जो एक हिपोक्रेसी वाली जो जो मुद्दा उठा, तो उसमें एक एग्जाम्पल, 2 उदाहरण हमारे ध्यान में आए। देखिए कि जैसा हर्ष भाई ने कहा ना कि अगर पूरा नहीं जी रहे हो तो भाई चुप लगा लो, है ना, तो बोलो ही ना। तो भाई, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर युधिष्ठिर जो है का राज्याभिषेक हुआ। तो उसके बाद वो धृतराष्ट्र जो है अब बन जाने वाले हैं, वो जो है, तो जाने के पहले धृतराष्ट्र से राजधर्म की शिक्षा ले रहे हैं युधिष्ठिर। वही धृतराष्ट्र जो सारा महाभारत करा के बैठा हुआ है ना। और फिर उसके बाद जब भीष्म पितामह जब अपना प्राण छोड़ने लगे, उसके पहले भगवान कृष्ण ने और धृतराष्ट्र सब लोग उनके पास गए राजधर्म की शिक्षा लेने, जिसका पूरा व्याख्या महाभारत में लिखा है, और वो पितामह बोल रहे हैं। वही पितामह जो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो चुप लगाए बैठे थे, ठीक है ना। तो इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति अगर पूरा नहीं भी जिया है या जी रहा है, तो जो वो सही है भाई उसकी बात तो करे, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। इसमें मैं एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि फॉर इंस्टेंस कुछ दिन पहले हम लोगों ने भ्रष्टाचार पे कुछ बात हो रही थी, और मेरा ये मानना है कि 2 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। एक मजबूरी में भ्रष्टाचार आज की दुनिया में, और वो बहुत व्यापक है, वो गरीब आदमी भी करता है उस आदमी को। मजबूरी में आप भ्रष्टाचार करते हैं अपने को बचाने के लिए। और एक भ्रष्टाचार है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ये किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। और जो सामान्य आदमी जो भ्रष्टाचार करता है वो मजबूरी में करता है, अपने को बचाने के लिए करता है। हम दोनों को एक न्याय की दृष्टि से हम दोनों को एक कटघरे में नहीं रख सकते। जस्टिस की दृष्टि से दोनों एक कटघरे में है। आज के मॉडर्निटी के जस्टिस की परिभाषा में दोनों भ्रष्टाचार हैं, लेकिन अगर न्याय की परंपरा के न्याय की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। इसको एक कोटि में नहीं रख सकते हम। आज भी बहुत पूरे देश में इस तरह के देवता हैं। कुमाऊं में एक गोलियू देवता है, मैं जानता हूं, जहां पे लोग अगर
कोर्ट में कचहरी में हार भी जाते हैं तो उस देवता के पास जाते हैं जब जो उनको लगता है कि मैं सही हूं और मेरे साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा, तो देवता के सामने जा करके वो इस तरह की मनौती मानते हैं कि मेरे साथ न्याय हो। वो ये नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ ये काम हो, मेरे साथ न्याय हो। तो ये न्याय अलग चीज है। तो भ्रष्टाचार दो प्रकार का होता है। ये हिपोक्रेसी की भी जो बात है, ये कुछ उसमें भी ये बात है। जिस तरह की जिंदगी कम से कम मैं जी रहा हूं या हम लोग जी रहे हैं, हमारे पे ये चार्ज लग सकता है हिपोक्रेसी वाला कि भाई आप तो ये बात करते हैं पर आप तो अंग्रेजी में भी बात करते हैं, है ना, या आप तो ये भी करते हैं। मान लो हम में से कोई शराब पीता हो या हम में से कोई मांस खाता हो, तो वो सारे चार्ज लग सकते हैं ना। बात ये है कि आप अपने साथ ईमानदार हैं कि नहीं है, और उसका मूल्यांकन सिर्फ आप करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा जो आपके प्रति सिंपैथेटिक है, जो आपका सचमुच में मित्र है, वो कुछ हद तक कर सकता है, क्योंकि वो न्याय की दृष्टि रखेगा। वो अगर कानून की दृष्टि रखेगा तो वो कभी भी आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए तो बहुत सीधा सीधा है। अगर ये है तो ये हिपोक्रेट है, ये है तो ये नहीं है, वगैरह वगैरह में जैसे एकदम सीधा सपाट रास्ता है। न्याय की दृष्टि में सीधा सपाट नहीं होता, उसमें एक मानवीय दृष्टि होती है, उसमें बहुत चीजों को फैक्टराइज किया जाता है। तो हिपोक्रेसी वाला भी जो है, अगर आप जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये स्टेपिंग आउट वाली बात, समझ करके जो भी करना है वो हम करेंगे, उसका कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं होगा। ये जो है, इस पर जब दूसरा कोई आदमी देखेगा, अगर न्याय की दृष्टि से देखेगा एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, और अगर वो जस्टिस की दृष्टि से देखेगा तो दूसरे कंक्लूजन पे पहुंचेगा। उस कंक्लूजन में आप पे ये आक्षेप लग सकता है कि आप हिपोक्रेट है। इसके लिए आपको तैयार रहना, मतलब दिस इज निर्लिप्तता। यही है कि हम लोग अभी पब्लिक डोमेन में हम लोग कुछ भी करने के लायक नहीं है, क्योंकि तुरंत ये आक्षेप आप पे लगेगा। तो ये जो आज की आधुनिकता है, उसमें वही तो दिखने वाली आधुनिकता का एक बड़ा लक्षण ये है कि ये दिखने वाली दुनिया है, ये होने वाली दुनिया नहीं। तो दिखने वाली दुनिया, आपको दिखना चाहिए साफ सुथरा, आपको दिखना चाहिए कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपको दिखना है कि आप बहुत स्ट्रेट, सीधे सीधे चलने वाले हैं, वगैरह वगैरह। ये पूरा का पूरा पैराडाइम दिखने वाला पैराडाइम है, ये करने वाला पैराडाइम है। तो इसमें इसलिए जो प्रश्न भी उठते हैं वो ये इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि हम करें क्या। ये प्रश्न नहीं उठते हैं कि हम इसको कैसे समझें, या मतलब ये जो दृष्टि है कि हम समझ लेंगे तो, और करने वाले आप नहीं होते। ये हम 50 बार हम लोगों ने बात की है, लेकिन ये अंदर तक जाता नहीं है कि हम करने वाले हैं ही नहीं, इन द सेंस कि पहले तो हम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि समझ के जो करना होता है ना, वो प्रति क्षण बदलते रहता है, वो सीधा सपाट होता ही नहीं है। हम बात देखो, बहुत लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की, और आज के आधुनिक दुनिया में भी स्पॉन्टेनिटी को एक अच्छा शब्द माना जाता है ना, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस बिहेवियर? इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो मैं सहज बोलूंगा उसको। स्पॉन्टेनिटी इज नथिंग बट सहजता। And what is सहजता? सहजता is when your gati emanates from your स्थिति in a very natural way. That's it. तो अगर वो समझ और स्थिति जो है वो समझ का समझ जो है वो स्थिति में होती है, वो गति में नहीं होती। तो अगर आप समझते हैं तो वो अपने आप नेचुरली जो फ्लो आउट करता है वो करना होता है, और अल्टीमेट सेंस में आप करने वाले हैं नहीं। एक क्षण में एक चीज मान लो आपको दिखाई देती है, मान लो आपको स्वतंत्रता समझ में आती है कि व्हाट इज स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता अगर आपको समझ में आती है तो दूसरे क्षण में उस स्वतंत्रता के साथ आपको मॉडर्न फ्रीडम का क्या संबंध है या नहीं है, ये समझ में आता है दूसरे क्षण में। तीसरे क्षण में आपको ये समझ में आ सकता है कि ये स्वतंत्रता का संबंध कर्ता भाव से है कि नहीं है। तो
what I'm saying is हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में समझ में आता है, परंतु वो टुकड़ों के बीच में संबंध है, इन विभिन्न टुकड़ों के बीच में, इन जो छोटी छोटी चीजें हमको समझ में आई है, इन सब के बीच में आपस में संबंध है। ये प्रयास हमको करना है, ये इंडिविजुअल का काम है कि जो आपको दिखाई दिया, अलग अलग खंडों में दिखाई दिया, उनके बीच के जो संबंध दिखाई देते हैं, तो इट इज लाइक कनेक्टिंग दीज डॉट्स। जो अलग अलग बूंद पड़ी हुई है पानी की, एंड दे गेट कनेक्टेड, बिकम्स अ बिगर होल। इट्स समथिंग लाइक दैट इट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, and till the point that probably these people see everything as one whole. There's nothing outside that, and that is space. That is the ultimate space. Then there is nothing outside that. So even the unknown is sort of, becomes part of that whole, and that doesn't mean that you understand the entire unknown, but you at least understand that unknown is there. एक ये जो आप कह रहे थे कि इसमें आपको कनेक्शंस दिखना शुरू हो जाती हैं अलग अलग टुकड़ों के बीच में, आपको कुछ अलग अलग, आपको प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा। पड़ेगा। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, you sometimes you will, अनायास भी हो सकता है कि suddenly you will see a connection between, let's say, respect and trust, or you see the connection between respect and love, yeah, or you see the relationship between relationship and niliptata, right? But sometimes you just happen, sometimes you have to make an effort. That, okay, effort, I understand this and I understand that, and they seem to be two separate things, but let me see if they are connected. And in that process, when you make that effort, then you see something more. Right. So the effort, I'm saying the effort is a constant practice of engaging with this. मतलब हर वक्त हमको that is the practice we have to do, na? Yeah. With the faith that yes, there is interconnectivity in everything. Right. And right. If I am feeling disturbed, like these questions on Telegram, if I am feeling disturbed, then what I begin with is that it is because I'm not being able to see things as they are. Right. So the problem lies in my perception. Because of my wrong perception, I am feeling this pressure, I am feeling this problem. ये यहां से आप शुरू करते हैं. तो problem is not out there, but first the problem is within me, that मेरे perception में, the way I'm seeing it, वहां पे problem है. तो आप अपने assumptions को, आप अपने beliefs को question करते हो. ये इसमें एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारी पूरी एंटायर कंडीशनिंग, आवर एंटायर एजुकेशन, आवर एंटायर संस्कार का जो वो है, मॉडर्निटी का पैराडाइम, वो एक्सट्रोवर्टिश है. वो हमेशा बाहर में सॉल्यूशन ढूंढने की प्रवृत्ति है उसमें, कि प्रॉब्लम इज आउट देयर. मेरे अंदर कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? मैं तो सोच रहा हूं, मैं तो लॉजिकली सोच रहा हूं, पर लॉजिक खड़ा किसी चीज पे है, उसको आप नहीं देख रहे. आप लॉजिक को, सीढ़ी को देख रहे हैं. लॉजिक एक सीढ़ी है जो एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन लॉजिक कहीं खड़ी है, किसी भूमि पे खड़ी है. जैसी भूमि पे खड़ी है वैसी ही वो क्रमबद्धता उसमें से बनेगी. उस भूमि को आप नहीं देख पा रहे, ये क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, और कोई कारण नहीं. कारण सिर्फ ये है कि आपकी कंडीशनिंग इस तरह की कर दी गई है कि आप सब चीज को बाहर देख रहे हो. आप जो अंदर, वो भूमि आपके अंदर है, उसको आप नहीं देख रहे हो. आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने असम्पशंस को, अपने बायसेस को, अपने प्रेजुडिसेस को, अपनी कंडीशनिंग को आप नहीं देख रहे हो. ये प्रैक्टिस में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, या ज्यादा एफर्ट लगता है, व्हाटएवर. यस, अब जो ज्यादा कम तो सब्जेक्टिव है. नहीं, और उसमें it's uncomfortable. That is why people don't engage. This is also what you are saying, right? Because पहला डिस्कम्फर्ट तो यही है कि आपको हैबिट कोई भी चेंज करोगे, उसी में डिस्कम्फर्ट है. राइट. सबसे बड़ा तो डिस्कम्फर्ट यही बात का है. वो पहले तो होगा ही नहीं. There'll be huge resistance because of years of habit to see things externally and find solutions externally.
So once you do that, you start, but how do you do that? With the belief that things are interconnected. And the problem lies in my perception first and foremost. That does not mean to say कि बाहर कोई problem नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इधर और की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम इधर सबसे पहले उसको देखा जाए, उसके बाद बाहर की चीजें स्पष्ट होती हैं और उसमें आपको उसकी सीमाएं, उसके बंधन, उसकी जो भी है वो सब दिखाई देता है। तो उसमें फिर आप एक तरह का एक डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें ये पॉसिबल है एट दिस मोमेंट, इसके बियॉन्ड पॉसिबल नहीं है।